अगली सुबह कर्तव्य अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। वही गीतांजलि अपने गीले बालों को तौलिए से सुखा रही थी। कर्तव्य आईने के सामने खड़ा उसे देख रहा था। वह इस जनरेशन से बिल्कुल अलग थी। बहुत ही सिंपल और सुंदर, बहुत संस्कारी। वह अपनी पत्नी में यही सब तो देखना चाहता था। उसमें सभी क्वालिटी थी, सिर्फ उसके बालों को छोड़कर। कर्तव्य को हमेशा से लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद थीं। वही गीतांजलि के बाल छोटे थे, जो एक माइनस पॉइंट था। कर्तव्य आईने से ही गीतांजलि को देखते हुए बहुत ही प्यार से बोला, गीतांजलि, एक बात पूछूं? हाँ, गीतांजलि ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ कदम चलते हुए कर्तव्य के पास आ गई। कर्तव्य जो अपनी टाई बांध रहा था, गीतांजलि ने उसके हाथ से टाई ले ली और खुद बांधने लगी। जब कर्तव्य ने उसे टाई बांधते देखा तो उसके होंठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। गीतांजलि बहुत ध्यान से उसकी टाई बांध रही थी। कर्तव्य हल्के से मुस्कुराया और उसके आधे सूखे बाल जो चेहरे पर आए थे उन्हें अपनी उंगलियों से कान के पीछे छुपा दिया और बहुत नरमी से बोला, तुम्हें लंबे बाल बिल्कुल पसंद नहीं? तुम अभी भी ऐसे बहुत खूबसूरत लगती हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें लॉन्ग हेयर ज़्यादा सूट करेंगे, ना कि शॉर्ट हेयर। यह सुनते ही गीतांजलि की मुस्कान पल भर में गायब हो गई, जो कर्तव्य ने तुरंत नोटिस की। वह उसके चेहरे पर आई सिकन को देखकर बोला, क्या बात है गीत? गीतांजलि अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए बोली, बचपन में मैं लंबे बाल ही रखा करती थी। बहू रानी साको जब मुझ पर गुस्सा आता तो वह हमेशा मेरे लंबे बालों को ही टारगेट करती थी। पनिशमेंट के नाम पर वह मुझे बालों से घसीट कर उस अंधेरे स्टोर रूम में बंद कर देती थी। जैसे ये सब मेरे लिए काफ़ी नहीं था। बहुत बार मनीषा ने प्रैंक के नाम पर मेरे बालों पर चिंगम लगा दिया, तो कभी उन्हें कैंडल से जला दिया। नहीं पसंद मुझे लंबे बाल। अगर लंबे बालों के कारण ये सब सहना पड़ता है तो बिल्कुल नहीं। उसने नम आंखों से उसकी टाई बांधकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कर्तव्य ने उसका चेहरा अपने एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ किया और उसकी आंखों में गौर से देखने लगा। गीतांजलि धीमे से अपनी पलकें उठाते हुए काफी उदासी भरी आवाज से बोली, आपको लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है? हाँ, पसंद तो है। कर्तव्य ने बिना किसी भाव के जवाब दिया। लॉन्ग हेयर वाली ज्यादा खूबसूरत दिखती है क्या, शॉर्ट हेयर वालों से? गीतांजलि के सवाल सुनकर कर्तव्य ने उसके बालों को जो पीछे थे उन्हें अपने एक हाथ की मुट्ठी में पकड़ लिया और उसे हल्का सा ऊपर उठाया। वह उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए धीरे से बोला, मेरी हमेशा से एक ही ख्वाहिश है कि मैं शादी के बाद अपनी पत्नी के लंबे बालों के साथ खेलूंगा, और जब भी मैं अपनी पत्नी को किस करूंगा तो उसके बालों को पकड़कर बेसुध होकर चूमूंगा। लेकिन अभी मेरी पत्नी के बाल छोटे हैं, तो क्या मैं तुम्हें पेंशन के साथ चूम लूं, ताकि पता चल सके कि लंबे बाल मुझे अच्छे लगे या छोटे? गीतांजलि उसकी ऐसी बातें सुनकर शर्म से लाल हो गई। उसने अपना सिर जल्दी से ना में हिला दिया। कर्तव्य उसके आंसू पोंछते हुए बोला, क्यों? गीतांजलि डरते हुए, अगर आपको किस पसंद नहीं आया तो? कर्तव्य उसके लाल होते चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अगर पसंद नहीं आया तो मेरा लॉस होगा, और अगर पसंद आ गया तो तुम मुझे आगे बढ़ने से रोकोगी नहीं। गीतांजलि का चेहरा शर्म से नीचे ही झुक गया। कर्तव्य उसके माथे पर अपने होठों को रखते हुए बोला, अभी से किसके बारे में सोचकर इतना बिलस कर रही हो? जब ये सब तुम्हारे सामने होगा तो क्या हाल होगा तुम्हारा? गीतांजलि का शरीर कांप रहा था। धड़कनें तेज चल रही थीं, जिनकी आवाज कर्तव्य के कानों में जा रही थी। वह हड़बड़ाते हुए बोली, मैं ब्रेकफास्ट लगाती हूँ, आप नीचे आ जाइए। और जल्दी से उससे अलग होकर रूम से बाहर निकल गई। कर्तव्य उसका शर्म से लाल चेहरा याद करके मुस्कुराया और अपना ब्लेजर पहनना शुरू किया और अपना चेहरा आईने की ओर घुमाया। तभी उसकी नज़र अपनी टाई पर गई, जो बिल्कुल परफेक्टली बंधी थी। वह उसे देखते हुए मुस्कुराया, माई लेडी, यू आर सो क्यूट। नाश्ते के बाद कर्तव्य और बाकी के जेंट्स अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। वहीं गीतांजलि अपने रूम की ओर बढ़ गई। उसने बेडरूम में जाकर वहां रखे पुराने कपड़े उठाए और उन्हें लॉन्ड्री में डाल दिया। उसने धीरे से लॉन्ड्री रूम खोला तो देखा कि ईशानी कर्तव्य की शर्ट पकड़े खड़ी है। शायद वह इसकी स्मेल ले रही है। कमरे में किसी की मौजूदगी को महसूस करते हुए ईशानी ने जल्दी से अपना चेहरा घुमाया तो उसकी नज़र गीतांजलि के चेहरे पर पड़ी।
जो कि शक भरी नजरों से उसे देख रही थी। गीतांजलि उसे शर्ट को देखते हुए बोली, ये तो ये तो कर्तव्य जी की शर्ट है ना? हाँ, ये कर्तव्य की ही शर्ट है। मैं तो बस चेक कर रही थी कि धुला हुआ है या नहीं। ईशानी घबराई। फिर उसने बात पलटते हुए कहा, कर्तव्य की शर्ट को ऐसे छूना? गीतांजलि को बुरा लगा, लेकिन उसने ज्यादा गौर नहीं किया और कपड़े वहीं रखकर अपने रूम में जाने लगी। तभी ईशानी ने उसे पीछे से रोक लिया। गीतांजलि वेट। गीतांजलि उसकी तरफ मुड़कर बोली, हाँ, वो एक्चुअली ये पेंडेंट तो काफी खूबसूरत और यूनिक है। कहाँ से लिया तुमने? इट्स लुक क्वालिटी सो प्रिटी। गीतांजलि प्यार से उस पेंडेंट को देखते हुए बोली, ये ये तो हमें कर्तव्य जी ने दिया है। मैं उनसे पूछकर आपको बता दूंगी। गीतांजलि का जवाब सुनकर ईशानी का मूड खराब हो गया। वह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि कर्तव्य गीतांजलि को इतना महंगा पेंडेंट गिफ्ट के तौर पर दे रहा है। वह बोली, कर्तव्य ऐसे ही हैं, गुड चॉइस व्हेन इट कम्स टू वुमेन। तुम्हें पता है ना, यू आर नॉट द फर्स्ट वुमन इन हिज लाइफ। बहुत आई और गई हैं तुम्हारे से पहले। कर्तव्य का इंटरेस्ट किसी चीज में ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहता, और जब उसका इंटरेस्ट किसी चीज से हट जाता है तो वह ऐसे ही करता है। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। वह जानती थी कि गीतांजलि को इस बात का बुरा लगेगा। वह यह बात बर्दाश्त नहीं कर सकेगी कि कर्तव्य की लाइफ में पहले भी लड़कियां आ चुकी हैं। उसे इस बात पर पूरा यकीन था कि वह ऐसी बातें करके उनके रिश्ते में एक दरार पैदा कर सकती है। तभी उसे एक धीमी लेकिन रौबदार आवाज सुनाई दी। बहुत सारी वूमेन आई होंगी उनकी लाइफ में। मैं जानती हूँ कि मैं अपने पति के जीवन में पहली नहीं हूँ, लेकिन मुझे उन पर पूरा भरोसा है कि मैं उनकी आखिरी और एकमात्र महिला हूँ जो हमेशा उनके साथ रहूंगी। मैंने कभी भी पहले होने में विश्वास नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा आखिरी होना पसंद करूंगी। पहले के बाद दूसरे का ऑप्शन हमेशा खुला रहता है, पर लास्ट लास्ट होता है, उसके बाद और कोई नहीं। रही बात रिप्लेसमेंट की, तो शायद उन चीज़ों में इतनी कोई खास बात होगी नहीं जो कर्तव्य जी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। बट अभी वाली चीज़ में गारंटेड यह बात है, जो रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, मेरे बाद ना कोई आएगी और ना कोई जाएगी, क्योंकि परमानेंट वाली ऑलरेडी आ गई है। सो यू डोंट वरी अबाउट आइडेंटिटी। गीतांजलि ने उसे एक तेज मुस्कान दी और वहां से अपने रूम की ओर बढ़ गई। अहिल्या, जो पिलर के पास खड़ी ये सब देख रही थी, उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान थी। उसने तुरंत मृत्युंजय का नंबर डायल किया। हेलो माय डार्लिंग, मृत्युंजय ने बहुत ही रोमांटिक अंदाज में कहा। अपने सोर्सेज बदल दें आप, आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं आपके डिटेक्टिव्स, अहिल्या ने सख्ती से कहा। अच्छा, हुआ क्या वैसे? अहिल्या उसकी बात काटते हुए बोली, किसने बताया आपको कि गीतांजलि डीमेट है? मैंने जो अभी देखा, वह अगर आपने देखा होता तो गीतांजलि को लेकर सारी गलतफहमी दूर हो जाती। आपने क्या देख लिया, वो सीधा सीधा बताओ। मृत्युंजय उसके ऐसे घुमावदार बातों से परेशान होकर बोला। अभी के लिए इतना जान लीजिए कि मिशन यही खत्म कर रहे हैं, बाकी जब आप घर आएंगे तब बताऊंगी। अभी नहीं, गाजर का हलवा लेकर आओ और स्माइल रिवार्ड तो ही बताऊंगी। नाउ बाय, अहिल्या ने कहते हुए बिना उसकी बात सुने फोन काट दिया। लटी बीच मुझे बता रही है कर्तव्य के इंटरेस्ट के बारे में। 12 सालों से मैं हूँ उसके साथ। वह सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। ईशानी गुस्से से अपना पैर फर्श पर पटकते हुए बोली और अपने रूम की ओर बढ़ गई। उसने रूम में जाकर अपने पूरे रूम को तहस नहस कर दिया। तभी उसके कमरे में लीलावती दाखिल हुई। उसने रूम की हालत देखी तो नाखुशी से ईशानी को देखते हुए बोली, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? मेरा हाल दिखाई नहीं देता आपको? सिर्फ कमरे का हाल दिखाई दे रहा है। डू समथिंग मॉम, आई वांट माई कर्तव्य बैग। चुप रहो ईशानी, धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। ईशानी चिल्लाते बोली, आज तक किसी ने सुना नहीं, इसलिए तो वह यूजलेस गीतांजलि आ गई कर्तव्य की लाइफ में। अगर मेरी आवाज ये घर वाले लोगों तक पहुंच गई होती तो मैं आज कर्तव्य की बाहों में होती। ईशानी ने गुस्से से पास रखी परफ्यूम की बोतल फर्श पर पटकी। ईशानी, शांत हो। जो तुमने गीतांजलि को कहा वह बड़ा बेकार आइडिया था, इसलिए तुम इसमें असफल रही। कोई बात नहीं, अब कर्तव्य को निशाना बनाओ
उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करो। अगर तुम उसे अपने प्यार में फंसा पाई तो वह तो तुम्हारा ही है और अभी भी तुम्हारे पास मौका है। ठीक है मॉम, आप सही कह रही हैं। मुझे कर्तव्य के लिए सोचना चाहिए। मैं हार नहीं मान सकती। फिर लीलावती को अपने कमरे से बाहर की ओर ढकेलते हुए बोली, आप बाहर निकलो, मुझे अभी रेडी होना है। चौहान ग्रुप की कंपनी कर्तव्य के केबिन में। सर, ईशानी मैम आपसे मिलना चाहती हैं। कर्तव्य के मैनेजर निशान ने आकर उसे ईशानी के बारे में बताया। उसे एक डार्क ब्लैक कॉफ़ी के साथ अंदर भेजो। कर्तव्य ने एक पेपर पर कुछ लाइंस ड्रा करते हुए उसे ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद ईशानी कर्तव्य के केबिन में दाखिल हुई और बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, कर्तव्य? हाँ, उसने बिना उसकी ओर देखे कहा। तुम यहाँ किस लिए आई हो? आपसे बात करना चाहती थी, इसलिए यहाँ आई हूँ। ईशानी ने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उसके करीब आते हुए कहा। क्या बात है? कर्तव्य ने उसके हाथ से कॉफ़ी ली और पीते हुए बोला, आर यू हैप्पी? ईशानी उसकी आंखों में देखते हुए बोली। कर्तव्य उसके सवाल से कंफ्यूज हो गया। उसने अपनी वॉइस क्लियर की, मेरा मतलब है, क्या तुम गीतांजलि के साथ शादी करके खुश हो? ईशानी ने अब सीधे सीधे बात की। और तुमको यह सवाल करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? कर्तव्य उसे घूरते हुए बोला, देखो कर्तव्य, मैं तुम्हें पहले से जानती हूँ। मुझे तुम्हारी पसंद पता है और मेरा विश्वास करो, गीतांजलि उन लड़कियों की लिस्ट में कहीं भी नहीं फिट होती है जिन्हें तुम डेट करना पसंद करते हो। यह बोलते बोलते ईशानी के चेहरे पर नफरत दिखाई देने लगी। शट अप, मुझे अब किसी को डेट करना पसंद नहीं है, कर्तव्य ने अपनी चेयर पर पीछे झुकते हुए कहा। कर्तव्य, तुम्हें मैं कैसे समझाऊंगी? गीतांजलि गर्लफ्रेंड मटेरियल नहीं है। क्या तुमने उसका ड्रेसिंग स्टाइल देखा है? कितनी अजीब सी है। उसे पार्टी करना पसंद नहीं है। उसे दुनिया की कोई समझ नहीं है। वह एकदम बेवकूफ़ दिखती है। और मुझे पता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड में क्या चाहिए, जो एकदम सेक्सी हो, एकदम बेपरवाह हो, उसे बियर पीना और मौज मस्ती करना पसंद हो। ये सब गीतांजलि में तो है ही नहीं। ईशानी अपने मन की सारी भड़ास निकालते हुए बोली, सही कहा तुमने, गीतांजलि गर्लफ्रेंड मटेरियल नहीं है, बल्कि वह एक वाइफ मटेरियल है। वह ऐसी है जिसके लिए मुझे ऑफिस में एक लंबे थकाऊ दिन के बाद घर जाना चाहिए, ना कि क्लब में, सिर्फ तभी जब वह घर पर हो। वह ऐसी है जिसे देखकर मुझे घर लौटने का मन करता है। सही कहा तुमने, वह बाकी जैसी नहीं है, बट फिर भी उसकी तरह कोई नहीं है। उसने अपने हाथ में पहनी उस महंगी वॉच की तरफ देखते हुए कहा। ईशानी कर्तव्य के जवाब से खुश नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोलती, कर्तव्य ने उसे जाने का इशारा किया और कहा, प्लीज अब तुम यहाँ से जाओ। वैसे भी मुझे अब घर जाना है, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी। अपने होठों को काटते हुए ईशानी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और उसके केबिन से निकल गई। कर्तव्य ने पीछे झुककर अपनी आंखें बंद की तो उसे गीतांजलि का चेहरा दिखाई दिया। वह उसके बारे में सोचने लगा। जब वह दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे तो कितने प्यारे लग रहे थे। जिस तरह से वह उसकी आंखों में देखती है, उसका ऐसा देखना कर्तव्य की सांस रोकने का काम करता है। वहीं दूसरी तरफ गीतांजलि अपने बेडरूम के बगल में बने रूम में गई तो उस रूम में एक बहुत बड़ा सफ़ेद पियानो रखा हुआ था। गीतांजलि के चेहरे पर पियानो को देखकर एकदम बच्चों की तरह खुशी छा गई। वह उसे धीरे धीरे छूकर देखने लगी। उसने ध्यान से अपनी नाजुक उंगलियां उस पर रखी तो पियानो से निकलने वाली आवाज़ सुनकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई। वह पियानो के सामने छोटे से स्टूल पर बैठ गई और एक बार फिर उस धुन को बजाने लगी। तभी अचानक एक लंबी धुन बजी जिसे गीतांजलि डरकर जल्दी से पीछे घूमकर देखने लगी। गीतांजलि के पीछे खड़ा कर्तव्य की सख्त उंगलियां इस समय पियानो पर मौजूद थीं। आपका भाई? गीतांजलि के चेहरे पर आई हैरानी को देखकर कर्तव्य ने अपना माथा हल्के से गीतांजलि के माथे से छू लिया। बस अभी, जब आप इस पियानो को डर डर कर छू रही थी। नहीं नहीं, मैं तो बस इसे देख रही थी। उसे डरता देखकर कर्तव्य को उस पर बहुत प्यार आया। वो बहुत प्यार से बोला, शांत हो जाओ गीत। ठीक है, अगर तुम चाहो तो इस पियानो को छूने और बजाने की पूरी आज़ादी है। कर्तव्य अपना सर गीतांजलि के कंधे पर टिकाते हुए बोला। गीतांजलि मासूमियत से अपने सर को उसके सीने से चिपकाते हुए बोली, पर मुझे तो इसे बजाना ही नहीं आता। बस इतनी सी बात, मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
माय स्वीट हार्ट, कर्तव्य ने कहा और उसकी नाक को अपने होठों से छू लिया। गीतांजलि उसके अचानक स्पर्श से सिर उठी। उसने अपनी उंगलियां पियानो पर रखीं, जिसके कारण उसकी एक उंगली पियानो पर जोर से दब गई और एक अचानक तेज आवाज आई। वह डर गई कि कर्तव्य उस आवाज से इरिटेट ना हो जाए। उसने डरते हुए एक नज़र कर्तव्य को देखा। कर्तव्य उसके अंदर का डर देखकर उसके गाल को अपने अंगूठे से सहलाते हुए उसके करीब झुका और हल्के से उसके गाल को अपने होठों से छूकर उसे शांत किया और फिर धुन को दोबारा बजाने लगा। गीतांजलि एक बार फिर उसके करीब आकर अपने दिल की धड़कनों को शांत करने की कोशिश कर रही थी। कर्तव्य उसके लाल हुए चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या मैं इतना इफेक्ट करता हूँ आप पर? जी, जी आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। गीतांजलि जल्दी से छोटे से स्टूल से उठी और रूम के बाहर भाग गई। गीतांजलि कर्तव्य के कमरे में कॉफी लेकर आई। जब वह कमरे में दाखिल हुई तो उसने देखा कि कर्तव्य स्वेट पैंट और शर्ट पहने हुए पेट के बल लेटा हुआ था और उसके आसपास कुछ पैकेट पड़े थे जिन पर कुछ लिखा हुआ था। कर्तव्य उन्हें बहुत गौर से पढ़ रहा था। गीतांजलि ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कॉफी उसके आगे रख दी। कर्तव्य ने पूछा, एक कप? गीतांजलि ने कंफ्यूजन से उसकी ओर देखा। कर्तव्य उसे कंफ्यूज होता देख बोला, तुम्हारी कॉफी कहाँ है? गीतांजलि ने हड़बड़ाते हुए कहा, मैं कॉफी नहीं पीती। क्या चाय पसंद है तुम्हें? कर्तव्य ने गौर से उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। हूँ। गीतांजलि ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। फाइन, कल से हम शाम को चाय पी रहे हैं ना? कर्तव्य ने ठंडी आवाज में कहा। पर क्यों? आपको तो काफी पसंद है ना? गीतांजलि अभी भी कंफ्यूज खड़ी थी। मैं तो दिन भर ऑफिस में कॉफी पीता रहता हूँ। शाम को चाय पी लूंगा तो मेरे लिए दो ऑप्शन खुले रहेंगे, चॉइस बिटवीन चाय और कॉफी। ए विल हैव वेरिएशन इन कोर्स, कंपनी का माई वाइफ। कर्तव्य ने उसकी नाक को अपनी उंगली से छूते हुए बोला। गीतांजलि ने जल्दी से अपनी नजरें उन पैकेट की तरफ घुमाई। ये पैकेट में क्या है? ये रंगरेज, आंवला, रीठा, सीकाकाई और मीठी के पैकेट हैं। मैंने आज गूगल पर सर्च किया तो ये फाउंड गुड फॉर हेयर ग्रोथ, सो एक बार पढ़कर देख रहा हूँ कि कैसे यूज़ करना है। गीतांजलि हैरानी और उदासी भरी आंखों से उसे देखने लगी। कर्तव्य उसकी आंखों में आई उदासी को देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, मैं इन छोटे बालों के कारण अपनी मासूम सी वाइफ को तो नहीं छोड़ सकता, और आपके छोटे बालों से ज़्यादा मुझे लंबे बाल पसंद हैं। कर्तव्य ने उसके छोटे बालों को छूते हुए कहा, तो उनके लिए मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना? यह सुनते ही गीतांजलि की आंखें भर आईं। उसने अपने आंसुओं को रोकने के लिए अपने निचले होठों को काट लिया। कर्तव्य उसकी हरकत देख चुका था। उसने बहुत ही नरम आवाज में कहा, तुम्हें पता है, हमें कभी भी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जब भी रोने का मन हो, रो लिया करो, बट मेक श्योर कि एक ही रीजन के लिए बार बार ना रोया जाए। गीतांजलि उसकी बातें सुनकर गौर से उसकी आंखों में देखने लगी। उसे खुद की तरफ इतना ध्यान से देखता पाकर कर्तव्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वह धीरे धीरे उसके करीब होता चला गया। गीतांजलि ने भी पीछे हटने से कोई परहेज नहीं किया। जब कर्तव्य काफी करीब आ गया तो उसने अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाकर उसके होठों को चूमा। गीतांजलि ने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से छुपा लिया। कर्तव्य ने उसे बेड पर खींच ले गया। गीतांजलि ने अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को ढका हुआ था। कर्तव्य ने उसके चेहरे को उसके हाथों से आजाद किया, फिर उसके निचले होंठ को धीरे धीरे अपने होंठों से छूने लगा, खास तौर पर उस लाल रंग के तिल को। गीतांजलि ने कर्तव्य की शर्ट और उसकी कमर पर अपनी पकड़ कर ली। दोनों के चेहरे बहुत करीब थे। कर्तव्य उसके होंठों से अलग होकर उसके गले पर पहुंच गया। वह धीरे से उसकी गर्दन पर किस करता रहा था, जिससे गीतांजलि को गुदगुदी और शर्म दोनों ही आ रहे थे। गीतांजलि शर्माकर नीचे देखने लगी। कर्तव्य उसे अलग होकर कॉफी का एक घूंट लेते हुए बोला, कॉफी काफी टेस्टी है। उसने तारीफ की। गीतांजलि ने झटके से आंखें खोली और खुद को डांटा। कर्तव्य तो उसकी कॉफी के लिए तारीफ कर रहा था। वह क्या सोच रही थी? कर्तव्य हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, कॉफी डिलीशियस है और कॉफी बनाने वाली भी। गीतांजलि का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। वह जल्दी से बेड से उठने लगी,
तभी कर्तव्य ने अपनी मजबूत बाँह उसकी कमर पर लपेट ली और उसे अपनी बाहों के घेरे में रहते हुए हिचकी वॉइस में बोला, जब सारी जिंदगी मेरे साथ रहना है फिर अभी से बात बात पर मुझसे भागने का कोई मतलब नहीं बनता। गीतांजलि नर्वस होते हुए बोली, वह डिनर का टाइम हो रहा है भाई साहब। तभी युवराज उनके कमरे में दाखिल हुआ। यही टाइम था। गीतांजलि को मौका मिला और वह कर्तव्य के चंगुल से छूटकर तेजी से रूम के बाहर निकल गई। कर्तव्य ने अपने होठों को गोल में किया और एक नज़र युवराज को देखा। उसके चेहरे पर इरिटेशन दिखाई दे रही थी। क्या हुआ? मैंने कुछ किया क्या? युवराज कंफ्यूज होकर बोला। कर्तव्य उसे घूरते हुए कॉफी का कप वहीं रखकर उसकी गर्दन को पकड़कर रूम से बाहर ले गया। वहीं दूसरी तरफ स्टडी रूम में ओंकार सिंह चौहान एक बड़ी सी चेयर पर बैठे थे। उनके चेहरे पर कंफ्यूजन दिखाई दे रही थी। उनके सामने मृत्युंजय और अहिल्या भी बैठे थे। क्या बात है अहिल्या? मृत्युंजय प्लान खत्म करने के बारे में कह रहा था, बट मुझे कुछ ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ हुआ है क्या? जी भाई साहब, मैंने ही कहा था ये प्लान खत्म करने को। बिकॉज गीतांजलि इज डेफिनेटली सॉफ्ट हार्टेड एंड वेरी मच फ्रेंडली। पर अगर ज़रूरत पड़े तो सी कैन फाइट द वर्ल्ड। अहिल्या हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। और आपको ऐसा क्यों लगता है? मृत्युंजय अहिल्या को घूरते हुए बोला। अहिल्या मुंह बिचकाते हुए बोली, आज सुबह जब ईशानी गीतांजलि को भड़काने की कोशिश कर रही थी तो ईशानी की बातों से अनफेज नहीं हुई। उसने काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था ईशानी के सामने। ओंकार सिंह चौहान गहरी सोच में खोए हुए, बट स्टिल मुझे लगता है तुम्हें उसके साथ थोड़ा टफ बिहेव करना चाहिए। लीलावती और ईशानी इतनी आसानी से गीतांजलि को यहाँ रहने नहीं देंगी। यह उसके लिए अभी काफ़ी चैलेंजिंग है। क्यों भाई साहब? मृत्युंजय भी काफ़ी कंफ्यूज था। आई थिंक ये करेक्ट है। तुम कुछ दिन और अपने इस नए करेक्टर में रहोगे तो गीतांजलि को हर तरीके से तैयार करो। मेरी ओर से अगर तुम्हें लगता है गीतांजलि के साथ ऐसे बिहेव करके तुम बुरी बन रही हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम उसके अच्छे के लिए ही कर रही हो। ओंकार ने अहिल्या को उदास देखकर कहा। जैसा आप कहें भाई साहब। अहिल्या हल्के से मुस्कुराहट के साथ बोली। मैंने तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट ऑर्डर कर दी है, कल रिसीव कर लेना। ओंकार सिंह चौहान ने अपने मोबाइल पर कुछ करते हुए कहा। ठीक है भाई साहब। अहिल्या एकदम बच्चों की तरह उसे उछलती हुई मुस्कुराई। वहीं दूसरी तरफ ईशानी के कमरे में हल्की रोशनी थी। ईशानी अपने लंबे बालों को खोले बैठी थी। उसने इस समय कर्तव्य की एक फोटो हाथ में पकड़ी हुई थी और उसे फोटो पर लगातार अपना अंगूठा घुमाते हुए बड़बड़ा रही थी। इतनी आसानी से मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं होने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े, कोई भी हद पार क्यों ना करनी पड़े। तुम्हें अपना बनाकर ही दम लूंगी। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी मैं। यू आर माइन कर्तव्य, फुकिंग माइन। और अपने वार्डरोब के अंदर से कर्तव्य की एक शर्ट उठाकर ले आई और उसे मिरर के सामने आई और अपने होठों को काटते हुए खुद को ऐसे छूकर इमेजिन करने लगी जैसे वह कर्तव्य का स्पर्श हो। ईशानी मदोसी से खुद से ही बोली, अभी सिर्फ तुम्हारे ख्याल से मेरे शरीर में इतनी सेंसेशन हो रही है और जब तुम हकीकत में मुझे छुओगे तब मेरा क्या होगा? कर्तव्य, मी फीलिंग फॉर यू मोर एंड मोर। ईशानी बार बार उस शर्ट को खुद से चिपकाते हुए बोली। डिनर के बाद कर्तव्य के कमरे में रात का डिनर करने के बाद गीतांजलि कमरे की बालकनी में बैठी हवेली के आसपास की हरियाली को देख रही थी। तभी अचानक युवराज कमरे में आया और चिल्लाते हुए बोला, भाभी माँ किधर हो? गीतांजलि अचानक घबराकर खड़ी हो गई और जल्दी से बोली, जी युवराज। उसके पास आते हुए युवराज ने पूछा, मुझसे कोई भूल हो गई है क्या? आप मुझसे नाराज हैं? प्लीज मुझे कोई बात कीजिए। गीतांजलि कंफ्यूज होते हुए बोली, क्या बात करूं? युवराज ने बहुत ही स्वीटली कहा, कुछ भी कीजिए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। आप जो कुछ भी कहना चाहती हैं मुझे शेयर कीजिए। मुझसे डर है या कुछ भी, पर प्लीज मुझसे बात करें। भाभी माँ, प्लीज प्लीज, क्या मैं आपको अनकंफर्टेबल महसूस कराता हूँ? आप मुझे बताइए कि मैं आपके साथ कैसा बिहेव करूं। मुझे क्या करना चाहिए जिससे आपको अच्छा लगे और हमारे बीच ये रिश्ता और मजबूत हो सके, ताकि आप मुझे हर बात बता सकें। युवराज ने अपनी बकवास जारी रखी, क्योंकि एक समय था जब उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था।
और अब युवराज चाहता था कि गीतांजलि उसकी बातें सुने और उससे बातें करे। गीतांजलि अभी भी कंफ्यूज होकर युवराज के चेहरे को देख रही थी। युवराज ने उसे अपनी ओर देखते हुए कहा, भाभी माँ, क्या मैं आपको बोर कर रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं, गीतांजलि ने भरी आंखों से कहा। उसकी आंखों में नमी आने लगी। भाभी माँ, प्लीज मत रोइए, डोंट क्राई, नहीं तो भाई साहब मुझे मार मार कर अधमरा कर डालेंगे। वह डरते हुए उसके आगे हाथ जोड़ते हुए बोला, माफ कीजिए, आपसे बात ना कर पाने के लिए मुझे अफसोस है। गीतांजलि रोते हुए बोली, ओ गॉड, भाभी माँ, प्लीज सॉरी मत रोइए और सॉरी मत कहिए प्लीज। हे भगवान, क्या जुल्म है। तभी एक तेज आवाज वहां गूंजी, क्या हो रहा है इधर? वाई यू क्राइंग? गीतांजलि। गीतांजलि ने जल्दी से युवराज की तरफ अपनी उंगली उठाई। उसके इशारे से युवराज की आंखें चौड़ी हो गईं। वह डरते हुए बोला, अब तो मेरी बाट लगेगी। नहीं भाई साहब, मैंने इनको नहीं रुलाया है। युवराज जल्दी जल्दी लड़खड़ाते हुए अपने शब्द बोलने लगा। गीत, कर्तव्य ने बहुत ही आराम से कहा। गीतांजलि ने युवराज की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, ये बहुत प्यारे हैं, और उसके गाल को छू लिया। युवराज ने एक गहरी सांस लेते हुए राहत की सांस ली। सो सैड, कर्तव्य उसे चिढ़ाते हुए हंसा। युवराज चिढ़कर अपने रूम की तरफ चला गया। अगली सुबह सुबह कर्तव्य की नींद खुली तो उसने देखा गीतांजलि पेट के बल सो रही थी। दोनों के बीच बस सिर्फ इंच भर का फासला था। कर्तव्य बेड से उठा और खिड़की के सारे पर्दे हटा दिए ताकि सूरज की रोशनी कमरे में आ सके। वह खिड़की के पास खड़ा था। इस वक्त उसके शरीर पर सिर्फ लोअर था। उसने अपने नेक चेस्ट पर अपने दोनों हाथ बांध रखे थे और एक टक गीतांजलि को देख रहा था। वह कुछ देर उसे देखने के बाद धीरे धीरे करके उसके पास जाकर बैठ गया और उसके चेहरे को धीरे धीरे अपने अंगूठे से छूने लगा। गीतांजलि उसकी छूने से नींद में ही अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाकर सो गई। अब गीतांजलि पूरी तरीके से पीठ के बल सो रही थी। कर्तव्य उसके ऊपर झुका और उसके होंठों पर बने लाल तिल को अपने होंठों से बड़ी शिद्दत से छूने लगा। गीतांजलि को नींद में ही अपने ऊपर किसी की गहरी सांसें महसूस हो रही थीं। यह महसूस करते हुए उसने चपकते हुए आंखें खोली तो देखा कि कर्तव्य उसके ऊपर झुका हुआ था। कर्तव्य मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग वाइफी। गीतांजलि नींद भरी आंखों को धीमे धीमे खोलते हुए उसके पूरे चेहरे पर अपना हाथ फिराकर एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ गुड मॉर्निंग कर्तव्य जी कहा। उसके भाव देखकर कर्तव्य ने एक बार फिर उसके तिल को अपने होठों से छुआ। गीतांजलि घबराते हुए बोली, सुबह सुबह ये क्या कर रहे हैं? कर्तव्य ने उसके ऊपर पूरी तरह झुककर उसकी आंख को चूमा, फिर उसकी दूसरी आंख को चूमा, फिर उसकी नाक को चूमा और उसके साथ उसकी ठोड़ी को भी चूम रहा था। फिर उसके दोनों गालों को बारी बारी चूमते हुए एक्सरसाइज उसने ये सब पुशअप करते हुए किया था। गीतांजलि अपनी हंसी रोकते हुए बोली, इसे बेड पर कौन करता है? कर्तव्य गहराई से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बेड पर कहाँ, मैं तो तुम्हारे ऊपर कर रहा हूँ। उसने अपनी नाक उसकी नाक से रगड़ी। गीतांजलि एकटक उसकी आंखों में देखने लगी। वह यह हजम नहीं कर पा रही थी कि कुछ समय पहले उसकी लाइफ ऐसी थी और अचानक उसे इतना प्यार मिल रहा है। उसका मन अभी भी यह बात मानने को तैयार नहीं हो रहा था कि यह प्यार है या कुछ और। कर्तव्य जो एकटक उसकी आंखों में देख रहा था, वह मन ही मन बोला, क्या शादी इतनी खूबसूरत होती है या सिर्फ सौभाग्य सिर्फ मुझे मिला है गीतांजलि को पत्नी बनाने के रूप में? ये कैसा एहसास है? महज अट्रैक्शन है या कोई गहरा लगाव? तभी बिरोनो और ट्रॉफी के भौंकने की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। गीतांजलि ने उसकी तरफ देखा और कर्तव्य की बाइसेप्स को कसकर पकड़ लिया। कर्तव्य को उसकी करीबी बहुत पसंद आ रही थी। वह उसे ऐसे ही अपने करीब हमेशा के लिए चाहता था। उसने मन ही मन सोचा और टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ गीतांजलि को देखते हुए थोड़ी उदासी से बोला, गीत डरो नहीं, ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तुम इससे डरना छोड़ दो। कितने दिनों तक डर कर रहोगी? गीतांजलि ने जवाब में सिर्फ सिर हिलाकर मना कर दिया। डर ने उसके दिमाग पर कब्जा कर रखा था। एक बार फिर उसकी आंखों में डर के आंसू आ गए। उसकी ऐसी हालत से कर्तव्य को कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था कि जरूर इसके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ है। कुछ हुआ है क्या? कर्तव्य उसके बालों को सहलाते हुए बोला। गीतांजलि डरकर रोकर अटकते अटकते बोली, बचपन में जब हम बहू रानी सा के घर गए थे
तब उनके भाई साहब के पास भी ऐसे ही एक डॉग था। पता नहीं मनीषा और उनके कजन क्या कहते थे उस डॉग को। वह अगले ही पल मुझ पर अटैक करने जैसा बिहेव करता था। मैं कुछ भी खाने जाती तो मनीषा उसको इशारा करती और वह प्रोटेक्टर के जैसे मेरे पास आने लगता। उसके दांत बड़े बड़े और उसकी आंखें देखकर मुझे बहुत डर लगता था। गीतांजलि एकदम छोटी बच्ची की तरह रोते हुए उसके गले से लिपट कर बोली। कर्तव्य ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए उसके माथे पर गहरा चुंबन अंकित किया और उसके कान में धीरे से बोला, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? मुझे ईमानदारी से जवाब दो। गीतांजलि ने अपना सिर हिलाया और अपना छोटा सा चेहरा उसकी चेस्ट में छुपा लिया। तो फिर मेरा विश्वास करो, ये मेरे दोस्त जैसे हैं। ये तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसके अलावा ये तुम्हारे साथ भी अच्छा बिहेव करेंगे। कम से कम कोशिश तो करो। अगर फिर भी तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। ठीक है। कर्तव्य ने उसके गालों से बहते आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ किया। गीतांजलि ने उसकी बात सुनकर अपनी लास्ट उंगली से ट्रॉफी के पैर को धीरे से छुआ। बदले में ट्रॉफी सिर्फ अपनी पूंछ हिलाने लगा। गीतांजलि ने कर्तव्य की ओर देखकर मुस्कुराहट बिखेरी। कर्तव्य ने गीतांजलि को कमर से पकड़ अपनी गोद में अच्छी तरह बैठा लिया और ब्रूनो को अपने एक हाथ से पकड़कर गीतांजलि की गोद में रख लिया। गीतांजलि इस बार पीछे नहीं हटी और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगी। वह धीरे से उसके बालों को छूते हुए बोली, लेकिन ये दिखने में कितने डरावने हैं। वह ये बोलते हुए बिल्कुल छोटी सी बच्ची लग रही थी। कर्तव्य अपनी ठोड़ी उसके कंधे से टिकाकर अपने दोनों हाथ उसके पेट पर लपेटे हुए धीमे से बोला, एक बात कहूँगी गीतांजलि? हूँ। कर्तव्य धीमे से उसके कान के पीछे अपनी ओट रखते हुए बोला, ये जो तुम्हारी निगाहें हैं ना, बहुत खूबसूरत है। चाहे आप खुश रहो या रो रही हो, ये देखने वाला सच में दीवाना हो जाता है। यह बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है। गीतांजलि ने कर्तव्य के मुंह से अपनी तारीफ सुनी तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसने अपनी नजर नीची कर ली। कर्तव्य ने उसे वैसे ही अपने गले से लगा लिया। इस वक्त गीतांजलि की पीठ कर्तव्य के चौड़े सीने से चिपकी हुई थी। वहीं कर्तव्य के मन में एक ही आवाज निकली, इतनी मासूम लड़की शायद ही मुझे कभी मिलती। यू आर ओनली माइन गीत। सुबह का वक्त था। मृत्युंजय और ओंकार सिंह चौहान आज बगीचे में बैठे सुबह की चाय पी रहे थे। तभी उन्होंने कर्तव्य को जॉगिंग करते हुए देखा। उसे देखते ही ओंकार सिंह ने सख्त आवाज में लेकिन गुस्से में कहा, वह खुद कुछ सोचता भी है? अभी भी इसका बाप ही करेगा सब कुछ इसके लिए। मृत्युंजय जी कंफ्यूज होते हुए बोले, क्या हुआ भाई साहब? नई नई शादी हुई है, एक बार भी नहीं सोचा इसने कि अपनी पत्नी को लेकर कहीं घूमने चला जाए? नहीं, बस अपने काम में ही लगा रहता है। ओंकार सिंह चौहान ने गुस्से से चाय का कप टेबल पर रखते हुए कहा, भाई साहब मैं बात करता हूँ, उसे समझा दूंगा, सब काम हो जाएगा। मृत्युंजय ने उसे दिलासा दिया। नाश्ते के समय, ओहो कर्तव्य बेटा, आज तुम गीतांजलि को कहीं घूमने क्यों नहीं ले जाते? मृत्युंजय ने अपने हाथ में ब्रेड पर बटर लगाते हुए कहा, वह काकू ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही है, सो डोंट थिंक सो इट वुड बी पॉसिबल। कर्तव्य ने एक नज़र गीतांजलि को देखकर साफ शब्दों में इनकार कर दिया। मृत्युंजय ने एक नज़र ओंकार सिंह को देखा, जिनका चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। यह देख वह जल्दी से जोर देते हुए बोला, युवराज है ना, वह आज के लिए आपकी सारी मीटिंग्स वगैरह देख लेगा। आज आपकी छुट्टी है। हाँ भाई साहब, मैं सब संभाल लूंगा। आप भाभी माँ के साथ मौज मस्ती करो। वैसे भी न्यू वेडिंग कपल को कुछ रोमांटिक क्वालिटी टाइम भी तो बिताना चाहिए। युवराज ने आखिरी शब्द धीमे से कहे, जिसे उसके बराबर में बैठी ईशानी ने आसानी से सुन लिया, जो कि उसके साथ ही बैठी थी। युवराज की बातें सुनकर ईशानी दांत पीसने लगी, जबकि उसे ऐसे देखकर युवराज के मन में ठंडक का एहसास हुआ। कुछ देर बाद कर्तव्य लिविंग एरिया से निकलकर बाहर जाते हुए बोला, चलो। गीतांजलि घबराई हुई सी बोली, जी। कर्तव्य उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाते हुए बोला, मैडम गाड़ी में बैठिए, और उसने उसके लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। गीतांजलि धीमे से सिर हिलाते हुए बोली, थैंक यू, और जल्दी से आगे की सीट पर बैठ गई। कर्तव्य ड्राइव करने लगा। गीतांजलि बीच बीच में कर्तव्य को देख रही थी। उसकी नज़र कर्तव्य के चेहरे पर जा रही थी। उसके बिखरे बाल, जो एक छोटी सी पोनी के रूप में बंधे थे, गोरा रंग, नुकीली नाक, तीखे जबड़े और हल्के लाल होंठ। गीतांजलि की नज़र स्टीयरिंग व्हील पर गई तो गीतांजलि की सांसें ही रुक गईं।
उसके चेहरे पर अगर उसे कुछ पसंद आया था तो वह थी उसकी लंबी उंगलियां। जिस तरह से उसने स्टीयरिंग व्हील को पकड़ा हुआ था वह गीतांजलि को बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहा था। उसकी शर्ट की आस्तीन चढ़ी हुई थी। उसकी घड़ी उसकी चौड़ी कलाई पर बहुत जच रही थी। उसकी कलाई और उंगलियां जिस तरह से हिल रही थीं, यह गीतांजलि को अपनी ओर मोहित करने के लिए काफी था। वह उसमें खोई हुई थी। अचानक गाड़ी एक तरफ से टर्न हुई, जिससे वह होश में आई और खुद पर ही हंस पड़ी। लेकिन जल्दी से उसने अपनी हंसी को खांसी में ढक लिया कि कहीं कर्तव्य को उस पर शक ना हो। लेकिन कर्तव्य ने उसकी तरफ देखा और पूछा, इतनी चुप क्यों हो? गीतांजलि धीरे से बोली, हम कहाँ जा रहे हैं? कर्तव्य ने कहा, मैं बताऊंगा तो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी? बताइए तो सही। गीतांजलि ने अब हल्का एक्साइटेड होते हुए कहा, ऑफिस। कर्तव्य को लगा कि गीतांजलि उसके इस तरह बोलने से दूसरी पत्नी की तरह उससे झगड़ा करेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसने बहुत ही मासूमियत से पूछा, क्या ऑफिस में ज्यादा काम है आपको? नहीं। क्या युवराज संभाल लेगा? पर मुझे कुछ सूझा ही नहीं था, तो मैंने सोचा तुम्हें घुमाने के लिए ऑफिस ले चलो। कर्तव्य ने अपनी नजरें अब सामने रोड पर कर ली। ठीक है। गीतांजलि ने सिर्फ इतना ही कहा। कर्तव्य ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा, यह चौहान इंडस्ट्री है। गीतांजलि उसे हैरान देखकर हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अरे हम इतनी अच्छी जगह से घूमने की शुरुआत कर रहे हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। कर्तव्य उसकी ऐसी बातें सुनकर उसके मन में एक सुकून सा उतरा। वह जल्दी चौहान इंडस्ट्री पहुंच गए। यह सीसीसी चौहान ग्रुप की कंपनी का मेन ऑफिस था। चले, कर्तव्य ने गीतांजलि को हल्के से छूकर गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। कर्तव्य ने गाड़ी की चाबियां वहां खड़े गार्ड के हाथ में थमा दी और कंपनी के अंदर चलने लगा। बड़ा सा हॉल था। रिसेप्शनिस्ट ने कर्तव्य को गुड मॉर्निंग कर विश किया। वह भी सबके गुड मॉर्निंग का रिप्लाई करता हुआ अपनी प्राइवेट लिफ्ट में घुस गया। उसने एक नज़र गीतांजलि को देखा, जिसके चेहरे पर पहले से ही मुस्कुराहट थी। गीतांजलि कर्तव्य की ओर देखकर बोली, आप एक खड़ूस बॉस नहीं है। कर्तव्य हल्का सा उसकी नाक को छूते हुए बोला, हाँ मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खुद में खड़ूस देखने का कोई कारण नहीं दिखते। वो काम करता है तो मैं उसे सैलरी दे देता हूँ। मुझे लगता है कि वह भी हमारे बराबर है, क्योंकि वह हमारे साथ है। गीतांजलि उसके ऐसे शब्दों से बेहद खुश हुई। वह धीमे से बोली, तो कभी आप गुस्सा नहीं करते अपने एम्प्लॉयज पर? कर्तव्य ने कहा, कभी कभी करता हूँ। समटाइम्स व्हेन आई फाउंड डर्टीनेस, इनकम्प्लीट वर्क, तभी एरोगेट वाला लुक बाहर आता है। इसी बीच दोनों बातें करते हुए ऊपर बने ऑफिस में पहुंच गए। यहाँ कर्तव्य का केबिन था। जीसान ने उन्हें आकर विनम्रता पूर्वक गुड मॉर्निंग विश किया। गीतांजलि ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। वहीं कर्तव्य ने जीसान को देखते हुए कहा, युवराज मेरी जगह सारी मीटिंग्स अटेंड करेगा, क्योंकि मैं आज छुट्टी ले रहा हूँ और आप भी आज हाफ डे छुट्टी ले सकते हैं। थैंक यू सर, जीसान ने कहा और युवराज के केबिन की ओर चला गया। उसके बाद कर्तव्य ने गीतांजलि को अपने ऑफिस के अंदर आने को कहा। गीतांजलि उसके केबिन के अंदर आई। वह अपने पति के उस साफ सुथरे बहुत ही सुंदर से केबिन को देखने लगी, जबकि दरवाजे पर खड़ा कर्तव्य अपनी दोनों पॉकेट में हाथ डाले सिर्फ गीतांजलि को देखने में बिजी था। नाइस, पर थोड़ा बड़ा नहीं है? गीतांजलि कर्तव्य की ओर घूमकर बोली। अभी कर्तव्य कुछ बोलता, तभी युवराज की आवाज आई, नहीं भाभी माँ, शादी से पहले भाई घर कहाँ जाते थे? बल्कि यह तो उनका घर था, तो इस हिसाब से यह साइज ठीक है। कर्तव्य ने दूर से ही युवराज को घूरा, क्योंकि युवराज की हिम्मत कैसे हुई वह गीतांजलि के सामने उसके बारे में कुछ ऐसा बोलने की। मैंने जितने मेल चेक किए थे उसके हिसाब से तुम्हारी पहली मीटिंग 10:15 की थी, तो अभी आप कॉन्फ्रेंस हॉल में नहीं होकर यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, बता सकते हैं? कर्तव्य ने सरकास्टिक टोन में युवराज को घूरते हुए कहा। वह क्या है ना एमडी साहब, एक इम्पॉर्टेंट लीगल एग्रीमेंट पर आपके सिग्नेचर चाहिए, बस इसीलिए मैं चला आया, फिर चला जाऊंगा, फिर घर में जाकर आपको बताऊंगा, उसने बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से कहा। गीतांजलि उसकी इस हरकत पर धीमे से मुस्कुरा दी। कर्तव्य ने उन पेपर्स पर सिग्नेचर किए और उसे इशारे से केबिन से बाहर जाने को कहा। बदले में युवराज ने ठीक है भाई साहब वाली निगाहों से उसे देखा और गीतांजलि को एक तिरछी सी मुस्कुराहट देते हुए केबिन से बाहर निकल गया। गीतांजलि अब कर्तव्य को देखते हुए बोली, क्या सच में आप घर नहीं जाते थे? उसकी आंखों में सवाल थे।
नहीं, ये बस युवराज फेंक रहा था। घर नहीं जाता तो क्या इधर रहता था इतने सालों से? मैं तो कभी कभी प्रोजेक्ट वगैरह के चक्कर में लेट हो जाता था, तो यही रीजन है। गीतांजलि अभी भी उसके जवाब से संतुष्ट नहीं थी, इसलिए वह उसे तिरछी नजरों से घूर रही थी। अच्छा बाबा, कभी कभी काम का प्रेशर होता था तो ऑफिस में रुक जाता था। अच्छा ये सब छोड़ो, कम मैं तुम्हें दिखाता हूँ कुछ। एमडी की चेयर पर बैठते हुए कर्तव्य ने गीतांजलि को अपने पास बुलाया। गीतांजलि ने देखा कि सामने टेबल पर बहुत कुछ रखा गया है, कुछ डिजाइन और कुछ मॉडल। यह देखकर वह खुश होते हुए कर्तव्य को देखने लगी। उसने पाया कि वह अपने बिजनेस में काफी अव्वल है। वह उसे अपने हर एक प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था। गीतांजलि को ज्यादा तो समझ नहीं आया, लेकिन वह उसके लिहाज में जुनून, अपने काम को लेकर धारणा, संकल्प साफ झलक रहा था, जो कि उसे दिखाई दे रहा था। उसने गीतांजलि को खुद की तरफ देखता पाया तो उसका हाथ पकड़कर खुद के करीब खींच लिया और उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, मैं बोर तो नहीं कर रहा तुम्हें बीबी? गीतांजलि ने कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, पर एक बात पूछूं, आप नाराज तो नहीं होंगे ना? कर्तव्य ने अपना सिर ना में हिला दिया। आप ना डाउट बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं, पर ये ऑटोमोबाइल वाले स्टाफ ना बाउंसर मार के चले जा रहे हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। गीतांजलि धीरे से हंसकर बोली, ओह सो सॉरी, लेट्स चेंज द टॉपिक। टैक्स स्टाइल बिजनेस के बारे में कुछ बोलूं? गीतांजलि ने जल्दी से अपना सिर हिलाकर सहमति जताई। कर्तव्य ने उसे वहीं अपने एमडी की चेयर पर बिठाया और मुस्कुराते हुए बताने लगा, यह अभी कुछ सालों पहले ही सेटअप किया है मैंने। जो कपड़ों का, वह कुछ कह रहा था लेकिन उसने अचानक बोलना बंद कर दिया। उसकी आंखें जुड़ गईं और उसने अपने निचले होठों को अपने दांतों के बीच मोड़ लिया, जैसे उसे कोई एहसास हुआ हो। गीतांजलि कंफ्यूज होकर उसके चेहरे को देख रही थी। तभी अचानक कर्तव्य बोला, सिट मैं भी ना भुलक्कड़ हूँ। और तुम गीतांजलि? गीतांजलि डरकर बोली, क्या हुआ? सो मीना ऑफ यू, कांट यू रिमाइंडर मी ऑफ माई प्रॉमिस? पत्नी होने का धर्म पूरा ही नहीं किया तुमने? गीतांजलि अपने चेहरे पर आए पसीने को साफ करते हुए बोली, कौन सा प्रॉमिस? कर्तव्य अपने पॉकेट से एक रुमाल निकालकर उसके माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए बोला, मैंने तुमसे शादी के अगले दिन कहा था कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले जाऊंगा, लेकिन देखो मैं भूल गया। इट्स ओके, काकी माँ ने कुछ साड़ी दी है तो चल जाएगा। देन विल ब्रेक लूज ओपन मी। अपनी पत्नी को बाधा करके भूल गया, अब मुझे चैन नहीं मिलेगा। जल्दी से बाहर आओ। और वह उसे लेकर बाहर की ओर चल दिया, कार के अंदर। आप क्यों बेकार में? गीतांजलि अभी उसे गुस्से में देखकर कुछ बोलने लगी, तभी कर्तव्य भी हल्की तेज आवाज में बोला, शट अप। एक तो मुझे पाप करवा दिया और अब खुद उसकी भागीदार नहीं बनना चाहती। आपको पता भी है आपने दूसरा क्राइम कर दिया। अंजलि अब मुंह फुलाकर बोली। गीतांजलि मुंह बिचकाते हुए बोली, मुझ पर आप जो ऐसे चिल्लाकर शटअप बोल रहे हैं ना, पत्नी पर चिल्लाना भी पाप होता है। मैं कब चिल्लाया? मैं सिर्फ कैजुअल सेटअप बोला। जो भी हो, सेटअप तो कहा ना। उसकी शिकायत सुनकर कर्तव्य उसकी ओर देखने लगा। गीतांजलि ने कर्तव्य की ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या हुआ कर्तव्य जी? कर्तव्य गहरी मुस्कुराहट के साथ बोला, शादी के बाद पहली बार तुम एक नॉर्मल बीवी की तरह व्यवहार कर रही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ऐसा मजाक करने से तुम इतनी सहज हो जाओगी। उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा। गीतांजलि ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा दी। आज कई सालों बाद उसके मन में सुकून था। यह उसको इंसान की तरह प्यार कर रहा था, वैसे नहीं जैसे उसकी अपनी फैमिली वाले उसे जानवरों की तरह ट्रीट करते थे। कुछ देर बाद एक बहुत बड़े मॉल के अंदर, क्या हम यहाँ से शॉपिंग करेंगे? गीतांजलि उस बड़े से मॉल को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हुए बोली। जी हाँ, कर्तव्य ने सपाट लिहाज में कहा। उस मॉल में घुसते ही गीतांजलि ने अपना मुंह बंद कर लिया। कर्तव्य ने सारी शॉपिंग का जिम्मा खुद संभाल लिया। वह हर उसकी पसंद के कपड़े ले रहा था। वह उसके साथ घूमने मिलने की कोशिश में भी लगा था। कर्तव्य उसे इतना शांत देखकर बोला, क्या तुम्हें कोई और भी कपड़े पसंद है? गीतांजलि धीमी आवाज में बोली, कुछ भी चलेगा लेकिन इंडियन बियर ही हो। कर्तव्य ने उसके गाल को प्यार से छूते हुए कहा, मुझे सब याद है, डोंट वरी। कर्तव्य ने वहां के सारे स्टाफ को बहुत ही प्यारी इंडियन बियर लाने को कहा। लगभग 2 घंटे तक उनकी शॉपिंग चलती रही। कुछ देर बाद वे रेस्टोरेंट के अंदर गए। गीतांजलि ने आसपास के लोगों को अपनी तरफ देखते हुए कहा, हम घर जाकर खा लेते हैं ना?
मुझे यहाँ पर अच्छा महसूस नहीं हो रहा। कर्तव्य उसके सामने बहुत ही ठाठ के साथ बैठा मोबाइल फोन देख रहा था। कर्तव्य उसकी झिझक को साफ साफ समझ सकता था, लेकिन उसे लगा कि गीतांजलि को ऐसी चीज़ों को हैंडल करना आना चाहिए। नहीं, यहाँ की बिरयानी बहुत फेमस है। मैं कब से खाने की सोच रहा था, पर आज जाकर चांस मिला। तुम एक बार ट्राई करो, अच्छा लगेगा। तभी वहाँ का मैनेजर आया। कर्तव्य के सामने बहुत ही कसमकस में बैठी गीतांजलि को वह पल याद आ गए जब वह विक्रांत के साथ होटल में आई थी, तो कैसा बुरा सलूक किया था उसने। उस दिन उसने कसम खाई थी कि वह दोबारा कभी किसी होटल में नहीं जाएगी, लेकिन अफसोस उसकी किस्मत उसे कर्तव्य के साथ यहाँ लेकर बैठी थी। वह प्रार्थना कर रही थी कि अब उसके कारण कर्तव्य को किसी तरह की बेइज्जती महसूस ना हो। गीत, प्लीज ऑर्डर दो और बताओ कि तुम क्या खाना चाहती हो। कर्तव्य ने उसे बहुत ही सपोर्टिंग आवाज में कहा और उसके हाथ की उंगलियों को अपनी लंबी उंगलियों में उलझाकर हल्के से दबाव बनाया। एक प्लेट बिरयानी, गीतांजलि ने धीमी आवाज में कहा। माफ कीजिए, लेकिन हम ये सब चीज नहीं बनाते। हम सिर्फ चाइनीज फूड ही बनाते हैं। गीतांजलि ने डरकर अपने होठों पर जीभ फेरी और एक नज़र कर्तव्य को दिखाकर कहा, ऐसा कीजिए, आप नूडल्स ही ले लीजिए। गीतांजलि ने डरकर कहा, सर आप क्या खाना चाहते हैं? वेटर ने अब कर्तव्य की तरफ देखते हुए कहा। कर्तव्य ने भी गीतांजलि की तरफ देखते हुए कहा, जिसकी पलकें झुकी हुई थी। कर्तव्य उसके हाथ पर अपना अंगूठा फिराते हुए बोला, सॉरी, मुझे सिर्फ इसके बारे में युवराज ने बताया था, तो मुझे लगा यहाँ पर यह चीज बनती होगी। लेकिन फिर वह गुस्से से बोला, इस बेवकूफ को मैं घर जाकर बताता हूँ। गीतांजलि धीमे से बोली, मुझे आइसक्रीम भी खानी है। कर्तव्य मुस्कुराते हुए बोला, जैसा आप कहें मोहतरमा। कुछ देर बाद दोनों का ऑर्डर आ गया और दोनों खाना खाने लगे। कर्तव्य के खाने का स्टाइल नवाबों वाला था, वही गीतांजलि वैसे ही खा रही थी। दोनों ही एक दूसरे को काफी गौर से खाते हुए देख रहे थे। बेशक यह चीज जरूरी नहीं है, हम हमेशा अपना पेट भरने के लिए स्पून या हाथों से भी खा सकते हैं। कर्तव्य ने उसे गहरी नजरों से देखते हुए कहा। लेकिन गीतांजलि नहीं चाहती थी कि कर्तव्य उसके कारण शर्मिंदगी महसूस करे। कुछ समय बाद दोनों आइसक्रीम पार्लर के सामने खड़े थे। कर्तव्य ने उसे एक आइसक्रीम फ्लेवर चुनने को कहा। गीतांजलि उन ढेर सारी आइसक्रीम्स को देखकर खुशी से चहक उठी और अपनी उंगली से इशारा करते हुए बोली, मैं चॉकलेट हेजलनट क्रंच लूंगी। कर्तव्य ने दोनों का ऑर्डर दिया और पार्लर से बाहर अपनी कार के पास आ गए। कर्तव्य कार से पीठ टिक कर अपनी आइसक्रीम खा रहा था। वही गीतांजलि उसके सामने एकदम बच्चों की तरह उस आइसक्रीम को टेस्ट कर रही थी। शाम का समय हो चला था। लोग अपने घरों के लिए निकल रहे थे और धीरे धीरे सड़कों पर भीड़ बढ़ने लगी। कर्तव्य ने देखा कि कुछ लोग गीतांजलि के पीछे से गुजर रहे हैं, तो उसके मन में न जाने कैसा भाव आया। उसने जल्दी से सीट बदल दी। अब गीतांजलि कार से टिककर खड़ी थी और कर्तव्य उसके बिल्कुल सामने उसकी सुरक्षा कवच बनकर खड़ा था। क्या हुआ? गीतांजलि ने कर्तव्य को लोगों की तरफ घूरकर देखते हुए पूछा। हाँ, कुछ नहीं। मुझे लगा तुम्हारी पीठ दर्द कर रही होगी, इसलिए मैंने तुम्हें कार का सहारा लेने दिया। कर्तव्य ने बात बदल दिया। एक बात पूछूं? कर्तव्य ने उसे बच्चों की तरह आइसक्रीम खाते देख बहुत प्यार से बोला। गीतांजलि ने आइसक्रीम को पिघलते देख जल्दी से खाते हुए कहा, हूँ, बोलिए। आई नो लिटरली नथिंग अबाउट यू। तुम्हारी पसंद नापसंद नथिंग। मैं चाहूँ तो तुम्हारे बारे में किसी को बोलकर कुछ ही सेकंड में तुम्हारे बैकग्राउंड डिटेल्स का पता कर सकता हूँ। बट आई वांट यू टू ओपन अप। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे खुद से अपने बारे में बताओ, सब कुछ। आई अंडरस्टैंड कि आई एम नॉट दैट क्लोज पर्सन और स्टिल लाइक ए स्ट्रेंजर टू यू, बट मेक इट ग्रेजुअली समथिंग आई वुड लाइक टू नो एवरी सिंगल थिंग अबाउट यू। कर्तव्य बहुत गहरी नजरों से उसे देखते हुए बोला। गीतांजलि बिना पलके झपकाए उसे देख रही थी। वह उसकी कही हुई बात को अच्छी तरह समझ रही थी। असल में उसे एहसास था कि पहली बार कोई उसकी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी ले रहा है। वह और कोई नहीं, उसका पति उसके बारे में इतना जानना चाहता है, लेकिन उसके पास अपने दुखों को बताने के अलावा और कुछ भी खास नहीं है। मेरी लाइफ में आपको बताने के लिए कुछ भी खास नहीं है, गीतांजलि ने बहुत ही धीमी आवाज में कहा। झूठ? कर्तव्य उसके चेहरे पर आते जाते भाव को देखते हुए ठंडी आवाज में बोला। गीतांजलि ने जल्दी से सिर हिलाते हुए कहा, सॉरी। गीतांजलि ने कहा। कर्तव्य हंसते हुए बोला, डरो नहीं बीबी, आप बहुत खास हैं और आपके पास बताने के लिए भी बहुत कुछ है। इसी वजह से आप कर्तव्य सिंह चौहान की पत्नी है और मेरी क्रश भी। आखिरी बात उसने अपने मन ही मन कही,
गीतांजलि छोटी सी मुस्कान के साथ बोली, क्या बताऊं? ठीक है, मुझे बताओ तुम क्या बताना चाहती हो। कर्तव्य ने अब उसके हाथ को टिश्यू से साफ करते हुए टिश्यू को पास रखे डस्टबिन में फेंकते हुए कहा। एक राइटर, गीतांजलि ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। राइटर? क्यों? कर्तव्य ने पूछा। क्योंकि मैं बिना किसी डर या आपत्ति के जो कुछ भी सोचती हूँ उसे लिख सकती हूँ, और मेरा मानना है कि मेरी रियल लाइफ की कहानी के विपरीत मेरे मन की जितनी भी इच्छाएं हैं वह मैं कहानी के जरिए लिख सकूं। गीतांजलि ने एक बहुत ही सुंदर मुस्कान के साथ कहा। यह तो बहुत अच्छा विचार है। कर्तव्य ने उसकी तारीफ की। शुक्रिया, गीतांजलि ने नम्रता पूर्वक कहा। तभी उसकी नजर कर्तव्य की शर्ट पर पड़ी, जिस पर पिघली हुई आइसक्रीम के कुछ दाग थे। गीतांजलि ने बची हुई आइसक्रीम को टिश्यू से पोंछ दिया, जिससे उसकी शर्ट पर फिर दाग लग गए। ओह शिट, एक तो आधे से ज्यादा शर्ट मुझे मिल नहीं रही, और उसके ऊपर यह भी शर्ट काम से गई। कर्तव्य ने अब उदासी से कहा। शर्ट मिल नहीं रही से मतलब? गीतांजलि कंफ्यूज हो गई। यार, धीरे धीरे मेरे सारी शर्ट पता नहीं कहाँ गायब होती जा रही हैं। 2 महीने पहले मैंने पूरा स्टॉक मंगवाया था न्यू शर्ट का, सारे ही गायब हो गए हैं। मैं घर में मैट से पूछता हूँ तो एक ही आंसर मिलता है कि मुझे नहीं मालूम। गीतांजलि को कार के अंदर बिठाते हुए कर्तव्य बताने लगा। गीतांजलि को कर्तव्य की बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कार में बैठ गई। कुछ देर बाद उनकी कार सड़कों पर दौड़ रही थी। गीतांजलि की नज़र खूबसूरत ढलती शाम पर जा रही थी। वहीं कर्तव्य की नज़रें बार बार रास्ते से हटकर गीतांजलि के चेहरे पर ही जा रही थी। उसके अंदर नए एहसास पनप रहे थे। तभी कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर आकर रुकी। गली के बच्चे एक कार से दूसरी कार में जाकर कई तरह की चीजें बेच रहे थे। एक खास चीज ने गीतांजलि का ध्यान खींचा। हाथ से बने बुकमार्क को देखकर गीतांजलि उसे लेने को उत्सुक हुई, और एक्साइटमेंट में उसने कर्तव्य का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसकी शर्ट की आस्तीन खींची। कर्तव्य का ध्यान सामने सिग्नल से हटकर उसकी उंगलियों और आस्तीन खींचने पर चला गया। कर्तव्य को पहले इन सब चीजों से बहुत चिढ़ होती थी, लेकिन आज गीतांजलि का इतने हक से उसे खींचना, उससे बातें करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं मन ही मन बेहद खुश था। मैं गीतांजलि का ध्यान सामने उस लड़की पर था, और वह सोच रही थी कि अगर सिग्नल हरा हो गया तो उन्हें बिना वह बुकमार्क खरीदे ही निकलना पड़ेगा। क्या होगा अगर वह लड़की दूसरी तरफ चली गई? यह सोचते ही उसने जल्दी से कर्तव्य का चेहरा पकड़कर अपनी ओर किया और जल्दी से उसके कान में कहा, मुझे वह चाहिए अभी। प्लीज कर्तव्य जी, प्लीज 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 मेरे लिए वह खरीद दीजिए ना। और रिक्वेस्ट करने लगी। वही कर्तव्य की नजरें गीतांजलि के होठों पर टिकी थी, खास तौर पर उसके लाल तिल पर। गीतांजलि के साथ साथ उसका मन भी यही कह रहा था, मुझे एक किस चाहिए अभी। प्लीज गीतांजलि, प्लीज मुझे किस करो या मुझे करने दो। प्लीज, आई रिक्वेस्ट। पर अपनी फरमाइशों को पूरा करने के बजाय माहौल को अजीब न बनाने के लिए उसने खिड़की का शीशा नीचे किया और उस लड़की को अपने पास बुलाया। उसकी नज़र फिर उसके होंठ पर चली गई। कैसे उसके होंठों पर मुस्कान आने पर दिल बड़ा हो गया। अपनी नज़र उसके उस दिल से हटाकर वह सामने खड़ी लड़की की तरफ घुमाते हुए उससे पूछा, इस बुकमार्क की कीमत कितनी है? 1 पीस के। 10 रुपए, लड़की ने जवाब दिया। टोटल कितने हैं आपके पास? कर्तव्य ने बिना किसी भाव के पूछा। लड़की ने उन बुकमार्क को गिनते हुए बताया, 20। मुझे सब दे दो। ये सुनकर वह लड़की खुश हो गई और उसने वह 20 बुकमार्क्स गीतांजलि को दे दिए। गीतांजलि ने उनको देखकर खुशी से उस लड़की से पूछा, क्या ये तुमने बनाया? उस लड़की ने अपना सिर हिलाया। जिस तरह गीतांजलि ने प्यार से उसके चेहरे को छुआ और उसकी नाक दबाकर उसकी तारीफ करने लगी, कर्तव्य ने अपनी पॉकेट से कुछ पैसे निकालकर उस लड़की के हाथ में थमा दिए। उसे ये बुकमार्क देखने में इतने खास नहीं लगे थे, लेकिन कुछ तो था कि वह उसे गीतांजलि की तरफ खींच रहे थे। वह ऐसे ही छोटी छोटी चीजों में गीतांजलि को खुश देखकर खुद भी खुशी से मुस्कुराया। सिग्नल हरा हो गया और कर्तव्य ने कार चला दी और गाड़ी फिर तेजी से सड़कों पर दौड़ने लगी। गीतांजलि उन बुकमार्क्स को बार बार छू कर देखते हुए बोली, ये कितने सुंदर है ना, सच्ची में मैं तो फिदा हूँ इन पर। और मैं तुम पर, कर्तव्य ने धीरे से उसके कान में बोला। गीतांजलि ने झटके से कर्तव्य को देखा। दोनों के चेहरे बेहद करीब थे। गीतांजलि को इस बात का एहसास हुआ। उसने कर्तव्य को एक नज़र देखकर अपना सिर नीचे झुका लिया। शर्म के कारण उसके गाल लाल हो गए।
जबकि कर्तव्य के कान शरारत के कारण लाल हो गए थे। उसने अपने भाव छुपाने के लिए हॉर्न बजाया और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। हवेली में पहुंचकर कर्तव्य ने गाड़ी पार्क की। गीतांजलि कार से उतरने ही वाली थी, लेकिन कार का दरवाजा लॉक होने के कारण वह कार से उतर नहीं सकी। जैसे ही उसने कर्तव्य से मदद मांगने के बारे में सोचा और उसकी ओर देखा, तो उसने देखा कर्तव्य लगातार उसको दरवाजा खोलते हुए देख रहा था। दोनों के चेहरे इस समय बेहद करीब थे और सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थीं। गीतांजलि कर्तव्य की नज़रों में और अधिक देर देख नहीं पाई और अपनी पलकें झुका लीं। तभी कर्तव्य आगे बढ़ा और रोमांटिक अंदाज में अपने गाल से उसके दाहिने गाल को टच कर दिया और उसने कार का दरवाजा खोल दिया। गीतांजलि जल्दी से हवेली के अंदर भाग गई। वहीं कर्तव्य ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और गीतांजलि की ओर देखते हुए पीछे हट गया। जैसे ही गीतांजलि दरवाजे पर पहुंची, उसने कर्तव्य को हाथ से अंदर आने का इशारा किया। कर्तव्य भी बिना टाइम बर्बाद किए उसके पास पहुंच गया। कर्तव्य के बेडरूम में गीतांजलि ने उन बुकमार्क को बहुत ही ध्यान से अलमारी के अंदर रख दिया। तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर स्विमिंग करके आता हूँ। कर्तव्य अपने शूज उतारने लगा। उसने अपनी वॉच, वॉलेट और अपना जितना भी इम्पोर्टेंट सामान था उसे वहीं टेबल पर रख दिया। बेडरूम से बाहर आकर वह स्विमिंग पूल की तरफ चल दिया। वहीं गीतांजलि बेडरूम के अंदर चली गई। वह स्विमिंग पूल के पास पहुंचा, तभी उसे एहसास हुआ कि वह अपना टॉवल लाना तो भूल ही गया है। यह सोच वह वापस अपने कमरे की ओर चला गया। इसी बीच गीतांजलि अपने शरीर पर बड़ा सा टॉवल लपेटे हुए कमरे में थी। वह बाथरूम में कपड़े नहीं ले गई थी, क्योंकि उसे पता था कि कर्तव्य इस समय स्विमिंग एरिया में होगा और बिना नॉक किए कोई उसके बेडरूम में नहीं घुस सकता था। लेकिन उसे बहुत आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वार्डरोब एरिया में कर्तव्य खड़ा है। दोनों की नजरें एक दूसरे पर टिकी थीं। जैसे ही गीतांजलि को अपनी अवस्था का एहसास हुआ, वह जल्दी से बाथरूम के अंदर घुस गई। उसे इतनी तेजी से बाथरूम जाते देख कर्तव्य अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बाथरूम से बाहर आ गया। कुछ देर बाद गीतांजलि ने दरवाजे के बाहर झांक कर देखा तो कर्तव्य बेडरूम में ही था। गीतांजलि बाथरूम में जल्दी से अपने कपड़े चेंज करने लगी। वहीं बेडरूम में खड़ा कर्तव्य अभी भी कुछ देर पहले के पल को भूल नहीं पाया था। उसके मन में एक गाना आया जो उसे मौके के हिसाब से बिल्कुल फिट बैठ रहा था। उसने कुछ सोचा और हंसते हुए गाना जोर से गाने लगा ताकि गीतांजलि भी सुन सके। वहीं उसके गाने की आवाज़ सुनते ही गीतांजलि की धड़कनें तेज हो गईं। जब वह बाथरूम से निकलकर बाहर कमरे में आई तो उसने देखा कर्तव्य गिटार लेकर खिड़की के पास बैठा हुआ है। उसने एक नज़र गीतांजलि को देखा। उसके चेहरे पर चिढ़ाने वाली मुस्कान थी। गीतांजलि शर्म से लाल हुए कर्तव्य की ओर देख रही थी। वहीं कर्तव्य खिड़की के पास खड़ा अपना सर दाहिनी ओर झुकाकर गीतांजलि को शरारती मुस्कान देता रहा। कर्तव्य ने गिटार को एक तरफ रख दिया और धीरे धीरे चलते हुए गीतांजलि के पास आने लगा। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। गीतांजलि उसे अपने करीब आता देख उल्टे कदम वापस बाथरूम की तरफ चलने लगी। वह जैसे ही बाथरूम के दरवाजे तक पहुंची, कर्तव्य ने उसके पतली सी कलाई को पकड़ा और उसके कान के पास झुककर बहुत ही सेंसिटिव टोन में बोला, मेरे साथ स्विमिंग पूल में चलो। गीतांजलि ने डरकर जल्दी से अपना सिर हिला दिया। कर्तव्य ने हल्के से उसकी नाक को छुआ। गीतांजलि ने अपनी नजरें झुका ली। मुझे तैरना नहीं आता। उसकी इस बात पर कर्तव्य ऊपर की ओर देखते हुए बोला, भगवान का शुक्र है कि मैं तुम्हें मिला, उसने बहुत गर्व से कहा। गीतांजलि अपनी पलकों में नमी लाते हुए बोली, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझसे बाकियों की तरह दूर नहीं होंगे ना, उसने बहुत ही मासूमियत से कहा। कर्तव्य गीतांजलि के उस प्यारे चेहरे को देखने लगा। उसके अंदर धीरे धीरे एहसास पनप रहे थे। क्या यही प्यार है या सिर्फ प्रोटेक्शन? वह जल्दीबाजी में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहता था। उसने इस बात को दिमाग से बाहर निकालने के लिए उसे अपने साथ स्विमिंग पूल में लेकर जाने का फैसला किया। उसने गीतांजलि को बाथरूम के अंदर की ओर धकेल दिया और कहा, ये सफ़ेद शर्ट और हरे रंग के शॉर्ट्स पहनो। ये कपड़े जल्दी से पहनो और बाहर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और फिर कर्तव्य बाथरूम के बाहर निकल आया। वही गीतांजलि ने एक नज़र उन कपड़ों के जोड़े को देखकर सोचा, क्या मैं इन्हें पहनूं या नहीं। लेकिन किसी तरह उसने हिम्मत जुटाकर उन कपड़ों को पहना और आईने के सामने जाकर खुद को देखा। वह खुद को देखते हुए एक बार फिर शर्मा गई।
क्या मैं ये कपड़े पहनकर बाहर जाऊं या मुझे दूसरी ड्रेस पहननी चाहिए? तभी बाहर से कर्तव्य की आवाज़ सुनाई दी। गीत, हो गया या और टाइम लगेगा? पता नहीं, गीतांजलि ने उदासी भरी आवाज में कहा। क्या मतलब? यह कहते हुए कर्तव्य भी बाथरूम के अंदर चला आया। उसके कदमों की आवाज सुनकर गीतांजलि पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, बल्कि दोनों की आंखें सामने लगे आईने में एक दूसरे को देखने लगीं। तुम तो रेडी हो गई हो, फिर क्या दिक्कत है? गीतांजलि हकलाते हुए बोली। मैं ऐसे कैसे बाहर जा सकती हूँ सबके सामने? मैंने पहले ही कहा था, आई एम नॉट कंफर्टेबल इन सच काइंड ऑफ ड्रेस। कर्तव्य पीछे से उसे अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए बोला। गीत, पहली बात, तुम इंडियन वेयर में स्विम कैसे करोगी? बताओ मुझे। एक बार स्विमिंग सीख जाओ, फिर जो मन करे वह पहनकर स्विमिंग करो तुम। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और दूसरी बात, ये कपड़े मेरे हैं, नॉट एनी वेस्टर्न आउटफिट जो तुम अनकंफर्टेबल फील करो। और ये इतने ढीले भी हैं, कुछ पता नहीं चलेगा तुम्हारा। चेस्ट एंड ऑल, कर्तव्य बहुत ही कैजुअल बोला। लेकिन जैसे ही गीतांजलि ने कर्तव्य के मुंह से अपनी चेस्ट के बारे में सुना, उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। उसके चेहरे पर गहरी लाली छा गई। उसके चेहरे के भाव देखकर कर्तव्य को अपने कहे शब्द याद आ गए और उसे समझ आ गया कि उसने अनजाने में ही कितनी बड़ी गलती कर दी है। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।